इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एग्जाम में ये टॉपिक इट विल बी फॉर 15 मार्क्स। बेसिकली ये टॉपिक में क्या दिया गया, ये टॉपिक में बेसिकली वो लोग क्वेश्चन में अपने को पहले से एक बैलेंस शीट बना के देते हैं और इसके अलावा क्वेश्चन में दिया होता है एडजस्टमेंट। ये दो चीजें पहले से क्वेश्चन में दी हुई रहती है। वन इज बैलेंस शीट एंड अनदर वन आर एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स 4, 5, 6, 7, 8 हो सकते हैं और एक बैलेंस शीट बना के दिया गया। सम के अंदर अपने को 3 काम करना है। एक तो जर्नल एंट्रीज पास करनी है, उसके बाद एक अकाउंट बनाना है जिसको बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और तीसरा एक चीज अपने को बनाना है इस सम के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। ये 3 चीजें ऑलरेडी अपने को करनी है सम के अंदर, जर्नल एंट्रीज, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट और बैलेंस शीट। और सम के अंदर वो लोग ने दिया रहेगा बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट। ये 2 चीजें वो लोग ने पहले से दी रहेगी। 3 चीजें अपने को करनी है, जर्नल एंट्री पास करना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है वर्टिकल फॉर्मेट। जिस तरीके से बैलेंस शीट हम लोग ने बायबैक में बनाया था वर्टिकल बैलेंस शीट, उसी तरीके का बैलेंस शीट अपने को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी बनाना है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक लेंथी टॉपिक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम इन एग्जाम, क्योंकि इसमें अपने को 3 काम करना पड़ता है। तो हो सकता है कि मोर देन हाफ एन आवर से भी ज्यादा इस सम को सॉल्व करने में जा सकता है, क्योंकि टॉपिक में अपने को जर्नल एंट्री करना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है और फिर वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना है। वर्टिकल बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो वापस उसमें नोट्स टू अकाउंट, मतलब जैसे कि हम लोग ने बायबैक में किया था कि शेड्यूल 1, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, उस तरीके से वर्किंग नोट बना के बैलेंस शीट बनाना है। तो इट इज क्वाइट अ लेंथी टॉपिक। कभी-कभी एग्जाम में ऐसा भी होता है जहां पे वो लोग सिर्फ अपने को जर्नल एंट्रीज पूछते हैं, ना तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पूछते हैं ना बैलेंस शीट पूछते हैं। तो वैसे टाइम पे ये सम छोटा हो जाता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा गया कि जब कभी ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा है तो लोग ने जर्नल एंट्री पूछा है, बैलेंस शीट भी पूछा है। और एक ये जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है वो अपने को हर सम में बनाना पड़ेगा। वहां से एक अमाउंट अपने को मिलता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने से अमाउंट मिलता है और उस अमाउंट की अपने को जर्नल एंट्री पास करनी होती है। तो इन एनी हाउ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अपने को बनाना ही है, क्योंकि वहां से जर्नल एंट्री मिलेगा और वो जर्नल एंट्री अपने को पास करना पड़ेगा। सम के अंदर कुछ पूछे ना पूछे, लेकिन जर्नल एंट्री तो पूछते ही है और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अपने को बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगा जिसका जर्नल एंट्री बनेगा। और बैलेंस शीट अगर पूछा है तो अपने को बनाना है, अगर बैलेंस शीट सम के अंदर नहीं पूछा है तो नहीं बनाना। अभी कैपिटल रिडक्शन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? लॉस मेकिंग कंपनी गोज फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जो कंपनियां लॉस में होती है वो लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं। लॉस मेकिंग कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करता है। ऐसा क्यों? क्या होता है एग्जैक्टली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? कंपनी जब लॉस में जाती है तो उस लॉस से उसको बाहर प्रॉफिट में आने के लिए किसी भी तरीके से अगर उसका कर्जा, जिसको हम लोग लायबिलिटीज बोलते हैं, अगर ये लायबिलिटीज कम हो जाता है तो कंपनी लॉस से कन्वर्ट होके प्रॉफिट की तरफ जा सकती है। कंपनी को अगर लॉस से निकल के प्रॉफिट पे आना है तो उसका एक सिंपल तरीका ये है कि अपने लायबिलिटीज कम करो। लायबिलिटीज किस तरीके से कम होते हैं? लायबिलिटीज को कम करने के लिए अपने को कोर्ट में अप्रूवल देना पड़ता है कि अपना कंपनी लॉस में है। जब ये अप्रूवल कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद कोर्ट में केस होता है। कोर्ट जब ये डिसीजन देगा
कि कंपनी सच में लॉस में है, जब एक कोर्ट मान लेगा कि रियल में कंपनी लॉस में है, तो कोर्ट अपने लायबिलिटीज को बुलाएगा, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, डिबेंचर होल्डर्स, इन सबका मीटिंग लिया जाता है और कोर्ट इनको ऑर्डर देता है कि जो भी तुम्हारे लायबिलिटीज है उसको थोड़ा सा फॉरगो करो। फॉरगो इन द सेंस थोड़ा सा छोड़ दो। मतलब समझो कि जहां पे क्रेडिटर 1 लाख रुपए मांग रहे हैं तो कोर्ट उनको ऑर्डर देगा कि 20,000 यू हैव टू फॉरगो। मतलब कंपनी ने उनको 80,000 ही देना। बैंक लोन है समझो 50 लाख रुपए का, तो कोर्ट ये भी ऑर्डर दे सकता है कि 50 लाख तुम लोग थोड़ा थोड़ा करके भरो। कंपनी को ही बोलेगी, कोर्ट जो है कंपनी को बोलेगा कि जो 50 लाख का बैंक लोन है थोड़ा थोड़ा करके पे करो। ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी को एक चांस मिलता है कि कंपनी लॉस से कन्वर्ट होके प्रॉफिट में चली जाए। और वो इस तरीके से होता है कि कंपनी हैव टू रिड्यूस द लायबिलिटीज। जब कर्जा कम होगा तभी कंपनी लॉस से कन्वर्ट होके प्रॉफिट में आएगा। और कोर्ट जो है अपने लायबिलिटीज वालों को समझाता है, और जब ये लायबिलिटीज वालों के साथ में टर्म्स एंड कंडीशन एग्री हो जाएगा, उसके बाद लायबिलिटीज कम होना शुरू होता है, कर्जा कम हो जाता है और फिर कंपनी लॉस से कन्वर्ट होकर प्रॉफिट में जाती है। अब इस टॉपिक में एक रूल है, जब कभी लॉस होता हुआ कोई भी ट्रांजैक्शन में अपने को दिखाई देगा, सम के अंदर एडजस्टमेंट्स तो लोग ने पहले से दिए रहेंगे, तो सम के अंदर जो एडजस्टमेंट रहेगा, एडजस्टमेंट पढ़ने पे अपने को समझ में आ रहा है कि कंपनी को लॉस हो रहा है, कंपनी को, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये एक रूल है जिसके ऊपर ज्यादातर एडजस्टमेंट्स डिपेंड करते हैं। इस टॉपिक का ये रूल बहुत सारे सम्स में यूज होगा, इनफैक्ट सभी सम्स में ये रूल का यूज होगा। कभी भी कोई भी सम जो अपने को सॉल्व करना होगा वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना होगा, एज इफ कि वी आर द कंपनी। तो कंपनी को अगर लॉस हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कंपनी को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज वन टाइप ऑफ अ नॉमिनल अकाउंट। तो ये नॉमिनल अकाउंट के रूल पे चलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो बस उसी रूल को देख के अपने को इसको करना है। अब यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस लिखे हैं जो सम्स के अंदर बार बार देखे जा सकते हैं। ये ट्रांजैक्शंस के अलावा कोई भी एडजस्टमेंट सम के अंदर नहीं होगा। मतलब जहां पे हम लोग बोलते हैं कि सम के अंदर एडजस्टमेंट्स दिया रहेगा, तो ये वो सारे एडजस्टमेंट्स हैं जिसका अपने को जर्नल एंट्री पास करना होगा। लेकिन इतने सारे ट्रांजैक्शंस एक साथ में सामने कभी नहीं आते। 6-7 एडजस्टमेंट हो सकते हैं, 5-6 एडजस्टमेंट हो सकते हैं, लेकिन अपने को फिलहाल तो सभी एडजस्टमेंट्स देखने। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। जब अपने को ये बात समझ में आएगा कि असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, समझो कि सब के अंदर दिया है प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू इंक्रीज्ड बाय 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू एप्रिशिएट बाय 10%। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग अपने को बता रहे हैं कि असेट्स की वैल्यू को बढ़ाओ, असेट की वैल्यू को इंक्रीज करो। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को जाना है, अगर असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये अपने लिए प्रॉफिट है, कंपनी के लिए प्रॉफिट है। और प्रॉफिट है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एंट्री में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट किया है, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो गया। और असेट का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो असेट डेबिट हो गया। मतलब एंट्री क्या है, असेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, ये एंट्री है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। अब इसका उल्टा ट्रांजैक्शन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, असेट का वैल्यू कम हो गया तो कंपनी के लिए एक टाइप का लॉस है, क्योंकि असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, मतलब इट इज अ साइन ऑफ अ लॉस। तो लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट करना है, तो ये देखो यहाँ पे हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कर दिया। और असेट पे लॉस हुआ तो असेट क्रेडिट हो गया, मतलब एंट्री आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू असेट।
इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, कर्जा बढ़ रहा है, कंपनी का कर्जा बढ़ते जा रहा है, पहले से कंपनी लॉस में है और कर्जा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कंपनी और भी लॉस में जा रहा है। तो लॉस हुआ तो कैपिटल एक्शन अकाउंट डेबिट होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने कैपिटल एक्शन अकाउंट डेबिट किया है। और लायबिलिटीज पे लॉस हुआ तो लायबिलिटीज क्रेडिट कर दिया। ये सम के अंदर लोग बताते हैं द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर इंक्रीज्ड, वैल्यू ऑफ बिल्स पेबल इंक्रीज्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने लिए लॉस, तो लॉस हुआ तो कैपिटल एक्शन अकाउंट डेबिट, और लायबिलिटी पे लॉस हुआ तो लायबिलिटीज क्रेडिट। अब इसका उल्टा ट्रांजैक्शन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, कर्जा कम हो रहा है, तो कर्जा कम हो रहा है तो अच्छा है। जब कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी का कर्जा कम हो रहा है तो इसका मतलब कंपनी इज ट्राइंग टू कन्वर्ट इटसेल्फ टू द प्रॉफिट, तो इसका मतलब ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है, कर्जा कम होना मतलब कंपनी के लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट रहेगा तो कैपिटल एक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे हमने कैपिटल एक्शन अकाउंट क्रेडिट कर दिया है। और लायबिलिटीज कम हो गया मतलब लायबिलिटी का वैल्यू कम हो गया तो लायबिलिटी डेबिट हो जाएगा। जैसे कि अगर सम में दिया है डिक्रीज द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर बाय 20,000, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ बिल्स पेबल बाय 10,000, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, कर्जा कम हो रहा है, तो कर्जा कम हुआ तो एंट्री आएगा लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अगर ये चारों ट्रांजैक्शन हम लोग ध्यान से नोटिस करें तो ये चारों ट्रांजैक्शन एक ही रूल पे चलता है, लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल एक्शन क्रेडिट। ये चारों एंट्री अपने को इसी रूल के थ्रू याद रखनी है। अभी इसी रूल को आगे और भी यूज होगा, जैसे कि मैंने यहां पे एक ट्रांजैक्शन लिखा है, सेल ऑफ असेट, असेट बेच दिया। से फॉर एग्जांपल सम के अंदर लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ज्यादातर ऐसे आता है इन्वेस्टमेंट सोल्ड, तो असेट बेचा तो कंपनी को क्या मिलेगा, कैश, तो कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आया तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, और असेट बेचा मतलब असेट गया, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो असेट गया तो असेट क्रेडिट, तो टू असेट। अब क्या होता है जब हम लोग असेट बेचते हैं तो असेट बेचने के टाइम पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो ये टॉपिक में हम लोग ने देखा है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो वो किधर एडजस्ट होता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में एडजस्ट होता है। तो जो भी डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस वी हैव टू एडजस्ट इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। से फॉर एग्जांपल दैट डिफरेंस वी हैव टू एडजस्ट इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, डिफरेंस इन कैपिटल रिडक्शन। से फॉर एग्जांपल कि सपोज मैं अगर ऐसे बोलूं कि असेट 10 रुपए का, तो असेट क्रेडिट होगा 10 रुपए से, और असेट बेच के कैश आया 12 रुपए, तो कैश बैंक डेबिट होगा 12 रुपए से। अभी एंट्री टैली नहीं हो रहा है, ये एंट्री में डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है, 2 रुपए डिफरेंस है, तो जो 2 रुपए डिफरेंस क्रेडिट में है इसके लिए हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, मतलब यहाँ पे आएगा टू कैपिटल रिडक्शन। लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो सकता है डिफरेंस डेबिट में भी आया, मतलब से फॉर एग्जांपल 10 रुपए का असेट है, हमने 8 में सेल कर दिया, तो 10 का असेट तो असेट क्रेडिट होगा 10 से, 8 में बेचा मतलब कैश आया 8, तो 2 रुपया जो है ये डेबिट में डिफरेंस आ रहा है, तो डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मतलब डिफरेंस कहीं पर भी है, डेबिट में डिफरेंस है, क्रेडिट में डिफरेंस है, अपने को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट लिखना है। और एंट्री याद रखनी है सेल ऑफ असेट की, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, लीव वन लाइन टू असेट, लीव वन लाइन इसके लिए क्योंकि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली एंट्री ये है कैश बैंक अकाउंट डेबिट, लीव वन लाइन टू असेट। अभी सम के अंदर अगर दिया है पेमेंट ऑफ रिकॉर्डेड लायबिलिटीज, रिकॉर्डेड लायबिलिटीज पे करो, से फॉर एग्जांपल सम के अंदर अगर दिया है क्रेडिटर्स पे करो, बिल्स पेबल पे करो, लोन पे करो, तो ये सब रिकॉर्डेड लायबिलिटीज है। रिकॉर्डेड लायबिलिटी इसके लिए क्योंकि ये सब लायबिलिटीज बैलेंस शीट में दी हुई रहती है, तो बैलेंस शीट में दिया हुआ लायबिलिटीज आर नोन एज रिकॉर्डेड लायबिलिटी। क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है, डिबेंचर है, ये सब अपने को लायबिलिटी साइड पे पहले से दिया है, तो इसका अगर पेमेंट करने के लिए बताया जाए तो इसका मतलब अपने को रिकॉर्डेड लायबिलिटीज पे करनी है। अब अगर रिकॉर्डेड लायबिलिटीज पे करेंगे तो एंट्री आएगा लायबिलिटीज
लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट। से फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रेडिटर्स पे करूं तो एंट्री आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। से फॉर एग्जांपल बिल्स पेबल पे करूं, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। लोन पे करूं, लोन अकाउंट डेबिट। मतलब जो लायबिलिटी हम लोग पे करेंगे वो लायबिलिटी डेबिट हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे लीव वन लाइन, एक लाइन छोड़ना है। और पेमेंट कर रहे मतलब कैश है, कैश गया क्रेडिट और गोस आउट, कैश गया तो कैश बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और जो भी इस एंट्री में डिफरेंस रहेगा दैट डिफरेंस विल गो इन कैपिटल रिडक्शन। से फॉर एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज की लायबिलिटीज 20 रुपीस का था तो लायबिलिटीज डेबिट हो जाएगा 20 और हमने कैश पे किया 12 तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 12। अभी एंट्री में डिफरेंस आएगा 8 क्रेडिट में, तो क्रेडिट में डिफरेंस आया तो हम लोग लिखेंगे टू कैपिटल रिडक्शन। और अगर डेबिट में डिफरेंस आया तो कैपिटल अकाउंट डेबिट। मतलब से फॉर एग्जांपल अगर ये रिवर्स सिचुएशन होता है, मतलब समझो कि लायबिलिटीज से फॉर एग्जांपल 12 का है और कैश पे हो गया 20, तो रिवर्स सिचुएशन में डेबिट में डिफरेंस आएगा 8, तो डेबिट में डिफरेंस आया तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट एंट्री रिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड की एग्जैक्टली ये है कि लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट लीव वन लाइन टू कैश में। तो रिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करेंगे तो रिकॉर्डेड लायबिलिटी को डेबिट करता है और पे किया मतलब कैश गया तो कैश को क्रेडिट करता है। और जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कैपिटल में जाएगा। अब ये एंट्री और ये एंट्री ऑलमोस्ट रिवर्स जैसा है। सेल ऑफ असेट होता है तो कैश बैक अकाउंट डेबिट टू असेट होता है और पेमेंट ऑफ लायबिलिटी होता है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैक होता है। ऑलमोस्ट ये दो एंट्री रिवर्स है और इसका डिफरेंस यहां का और यहां का डिफरेंस विल बी नोन एज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अभी समझो सम के अंदर दिया है कि लोन टेकन फ्रॉम डायरेक्टर्स। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जब ये लोग जानते हैं, डायरेक्टर्स लोग जानते हैं कि कंपनी इज इन लॉस, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की मदद करते हैं। तो कैसे करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की मदद? तो कंपनी को लोन देते हैं। तो लोन टेकन फ्रॉम डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के पास से लोन लिया कंपनी ने, तो लोन लिया मतलब कैश आया, तो कैश आया तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट। और डायरेक्टर से लोन लिया तो टू डायरेक्टर्स, मतलब लोन लिया तो कैश आ रहा है तो कैश बैंक डेबिट हो जाएगा और डायरेक्टर लोन लिया तो टू डायरेक्टर। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ लायबिलिटीज। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि सम के अंदर दिया है कि लायबिलिटीज एक्सचेंज हो रहा है। अब ये लायबिलिटी एक्सचेंज कैसे होती है? तो से फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट के लायबिलिटी में 10% डिबेंचर दिया हुआ है और कंपनी अभी नया न्यू परसेंट डिबेंचर होल्डर को इश्यू कर रहा है। अब 10% डिबेंचर होल्डर के पास पहले से था और कंपनी वो 10% डिबेंचर ले लेगा और बदले में 9% डिबेंचर इश्यू करेगा, तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ लायबिलिटीज। कि 10% डिबेंचर ले लो जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% जा रहा था और 9% इंटरेस्ट डिबेंचर दे दो, मतलब अभी इंटरेस्ट कंपनी को 9% देना पड़ेगा। मतलब कंपनी अपना 1% इंटरेस्ट बचा रही है। क्यों बचा रही है? कि कंपनी इज इन लॉस। तो कंपनी 10% डिबेंचर होल्डर से ले लेगा, 9% डिबेंचर दे देगा, तो दैट इज नोन एज एक्सचेंज ऑफ लायबिलिटीज। अब एक्सचेंज ऑफ लायबिलिटी अगर होता है तो ये एंट्री आएगी, ओल्ड लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट लीव वन लाइन टू न्यू लायबिलिटीज। मतलब जैसे कि 10% डिबेंचर कंपनी ने ले लिया तो 10% डिबेंचर डेबिट हो जाएगा और कंपनी ने 9% डिबेंचर दे दिया तो 9% डिबेंचर क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। कंपनी ने जो डिबेंचर लिया वो डेबिट और कंपनी ने जो डिबेंचर दे दिया वो क्रेडिट। और इसका भी जो डिफरेंस रहेगा दैट डिफरेंस विल बी नोन एज कैपिटल रिडक्शन। मतलब ये एंट्री में भी ऐसे हो सकता है कि एंट्री टैली नहीं हो, तो एंट्री अगर टैली नहीं हो रहा है तो उसको अपने को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में एडजस्ट करना है। मतलब से फॉर एग्जांपल अगर ऐसे होता है कि ओल्ड लायबिलिटीज 12,000 का था और न्यू लायबिलिटीज 10,000 का है, तो डिफरेंस कम्स ऑन द क्रेडिट साइड और जो डिफरेंस आया वो 2,000 का डिफरेंस है। तो 2,000 का जो डिफरेंस क्रेडिट में आया दैट इज नोन एज टू कैपिटल रिडक्शन। और अगर डिफरेंस डेबिट में होता तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर डिफरेंस क्रेडिट में है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इसको याद रखने एक दूसरा तरीका भी है, एक्सचेंज ऑफ लायबिलिटी अगर होता है तो सीधा याद रखना है ओल्ड टू न्यू। मतलब अगर लायबिलिटी एक्सचेंज हो रही है
तो हम लोग सीधा शॉर्टकट में ऐसे बोलेंगे ओल्ड टू न्यू, मतलब ओल्ड लायबिलिटी डेबिट टू न्यू लायबिलिटी, और जो भी डिफरेंस रहेगा दैट विल बी नोन एज कैपिटल रिडक्शन। उसके बाद यहां पे लिखा है रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स। जब कंपनी लॉस में होता है तो कंपनी के शेयर्स का वैल्यू कम होने लगता है। तो अगर समझो शेयर्स का वैल्यू कम हो रहा है तो एंट्री क्या पास करनी है, ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, लीव वन लाइन, इधर भी एक लाइन छोड़ देना है, टू न्यू शेयर कैपिटल। एक्चुअल में जब शेयर्स का वैल्यू कम होता है तो कंपनी पुराना वाला शेयर सर्टिफिकेट ले लेती है शेयर होल्डर के पास से, और नया वाला शेयर सर्टिफिकेट कंपनी दे देती है शेयर होल्डर को। तो पुराना वाला शेयर सर्टिफिकेट ले लिया, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और नया वाला शेयर सर्टिफिकेट दे दिया, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और इसमें भी जो डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस इज नोन एज कैपिटल रिडक्शन। यहां पे भी शॉर्टकट में हम लोग एंट्री याद रखेंगे ओल्ड टू न्यू। तो ये दोनों की एंट्री एक जैसी है। अगर एक्सचेंज ऑफ लायबिलिटी हुआ या रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ शेयर्स हुआ तो एंट्री आएगा ओल्ड टू न्यू, इधर भी ओल्ड टू न्यू, इधर भी ओल्ड टू न्यू। उसके बाद लिखा है फिक्टिशियस असेट्स रिटन ऑफ। कभी कभी क्या होता है असेट साइड में कुछ ऐसे असेट्स होते हैं जो एक्चुअल में असेट्स नहीं है, तो उसको अपने को हटाना पड़ता है, तो उसकी एंट्री पास करनी पड़ती है। अभी असेट साइड में ऐसे असेट जो असेट नहीं है, तो जैसे कि डिस्काउंट ऑन शेयर्स कभी कभी असेट साइड पे होता है लेकिन वो असेट ही नहीं है, तो असेट नहीं है तो उसको हटाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट साइड में दिया है तो वो भी कोई असेट नहीं है तो उसको भी हटाओ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कभी कभी असेट में दिया रहता है तो वो भी कोई असेट नहीं है तो उसको भी हटाओ। गुडविल असेट होकर भी नहीं है क्योंकि कंपनी इज ए लॉस, तो लॉस मेकिंग कंपनी का कभी गुडविल नहीं होता है, तो गुडविल अगर दिया है तो उसको भी अपने को हटाना है। तो असेट साइड पे ऐसे असेट जो एक्चुअल में असेट नहीं है तो उसको हटाना है, तो उसको बोलते हैं फिक्टिशियस असेट्स रिटन ऑफ। अब फिक्टिशियस असेट्स रिटन ऑफ हुआ मतलब असेट साइड में से असेट हटा दिया हमने, तो इसका मतलब असेट का वैल्यू कम हो रहा है। तो असेट साइड का वैल्यू कम हो रहा है, इसका मतलब ये अपने लिए एक टाइप का फिर से लॉस हो गया है। तो लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा, तो वही किया है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, और जो भी असेट साइड से हटाओगे वो सब क्रेडिट करते जाना है। मतलब समझो असेट साइड पे गुडविल है तो इधर आएगा टू गुडविल, असेट साइड पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है तो इधर आएगा टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, असेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, असेट साइड पे डिस्काउंट ऑन शेयर्स है तो इधर आएगा डिस्काउंट ऑन शेयर्स। मतलब अगर समझो हम लोग असेट साइड पे से कोई असेट्स को राइट ऑफ कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो भी असेट्स को राइट ऑफ किया वो सारे असेट्स क्रेडिट हो जाएंगे। उसके बाद दिया है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, मतलब ऐसा लायबिलिटी जो लायबिलिटी साइड पे नहीं है, बैलेंस शीट में नहीं है और एडजस्टमेंट में दिया है, तो उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। मतलब ऐसी लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में नहीं दिख रही है और एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो दैट इज नोन एज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अब जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कि एडजस्टमेंट में दिया रहता है कि डिविडेंड आर इन एरियर्स फॉर 4 इयर्स, मतलब डिविडेंड कंपनी ने अभी तक 4 साल से दिया नहीं है। अब ये इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में नहीं है लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में है, तो कंपनी ने डिविडेंड 4 साल से दिया नहीं है तो इसका मतलब दैट इज नोन एज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, क्योंकि वो डिविडेंड जो 4 साल से देने का बाकी है वो बैलेंस शीट में नहीं है लेकिन एडजस्टमेंट में है, तो दैट इज नोन एज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अभी एडजस्टमेंट में वो लोग स्पेसिफाई करते हैं कि ये जो डिविडेंड 4 साल से देने का बाकी है उसका क्या होगा। तो समझो कि जो डिविडेंड देने का बाकी था वो अभी देने का जरूरत ही नहीं है, मतलब एडजस्टमेंट में दिया है कि डिविडेंड ऑफ 4 इयर्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉट टू पे, मतलब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करने का जरूरत नहीं है। अभी अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करने का जरूरत नहीं है तो हम लोग कोई एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं। अब जब डिविडेंड ही हमने पे नहीं किया जो बैलेंस शीट में था ही नहीं और एडजस्टमेंट में था, और अब बताया वो लोग ने कि डिविडेंड पे करने का जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नॉट टू पे, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, नो एंट्री, क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है। जब डिविडेंड नहीं पे किया तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे ही नहीं हुआ, इसका मतलब नो ट्रांजैक्शन नो एंट्री। लेकिन अगर समझो ऐसे बताया कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करना पड़ रहा है, मतलब ऐसे कि मैंने बताया कि डिविडेंड 4 साल से देने का बाकी था लेकिन अभी देना पड़ेगा, तो कंपनी पहले से लॉस में है, अब कंपनी डिविडेंड पे करेगी
और ऐसा लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में नहीं था उसे पे करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये अपने लिए लॉस है, क्योंकि पहले से कंपनी लॉस में है और अभी पैसा जा रहा है देने में, तो इसका मतलब इट इज वन टाइप ऑफ अ लॉस। तो लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो गया। और पे करेंगे मतलब कैश आएगा, कैश आएगा तो कैश बैंक क्रेडिट हो जाएगा। मतलब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर पे नहीं करो तो नो एंट्री, तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर पे करते हो तो ये अपना एक टाइप का लॉस है, तो लॉस है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, और पे किया मतलब कैश गया, कैश गया तो कैश बैंक क्रेडिट। तो ये पूरे टॉपिक का दो इंपॉर्टेंट रूल, जो ये टॉपिक पूरा उसी रूल के ऊपर है कि लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट करना है और प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट करना है। ये दो रूल के ऊपर पूरे ट्रांजैक्शंस डिपेंड करते हैं। दो तीन क्लूज, जैसे कि असेट बेचो तो एंट्री आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट, लीव वन लाइन टू असेट। पेमेंट ऑफ रिकॉर्डेड लायबिलिटी करो, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लीव वन लाइन टू कैश बैंक। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ लायबिलिटीज और रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स, ये दोनों का एंट्री सेम जैसा ही है, ओल्ड टू न्यू, ओल्ड टू न्यू। कोई भी असेट को जब राइट ऑफ करेंगे हम लोग, कैंसिल करेंगे असेट साइड से, मतलब राइट ऑफ करेंगे तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, और जो भी असेट राइट ऑफ करेंगे वो सब क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ऐसा लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में नहीं है लेकिन एडजस्टमेंट में है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बोलते हैं उसको। अगर पे नहीं किया नो एंट्री, पे किया लॉस। तो ये इसी चीज के ऊपर ये पूरा डिपेंड करता है, और ये दो इंपॉर्टेंट रूल है जिसके ऊपर ये पूरा टॉपिक डिपेंड करता है। लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट। और ये रूल अपने को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि कंपनी के लिए लॉस है कि कंपनी के लिए प्रॉफिट है। यहां पे थियरी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग इसके बाद आगे इसके सम्स देखेंगे।